गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज कर रहे थे, जिसके अंदर से हम 8 पेपर कर चुके हैं और 8th पेपर की आज हमारा 3rd पार्ट है। पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट इस पेपर के कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं पहले के पेपर तो जाइए और ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आज हम करने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता था। 2019 के अंदर सामाजिक कार्य के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जो पद्म भूषण पुरस्कार मिले थे, ऑप्शन हमें दिया है दर्शन लाल जैन, कमलेश्वर, टीके ओमान और कृष्णा खन्ना। तो फ्रेंड्स सभी को पता है हरियाणा के दर्शन लाल जैन को 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और सबसे मेन आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सा सामाजिक कार्य किया था। फ्रेंड्स उन्होंने सरस्वती नदी को वापस लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए थे। उन्हीं के प्रयासों की वजह से आज जो हम कहते हैं 4 मई 2015 को जो यमुनानगर का मुगला वाले गांव है, वहां पर खुदाई के दौरान ज़मीन के नीचे से पानी निकला था। जब भूवैज्ञानिकों के द्वारा उस पानी की जांच करवाई गई तो वह पानी हिमालय क्षेत्र का बताया गया। तो साथ के साथ ये भी बताया गया कि 50 साल पहले तक यमुनानगर ज़िले में सरस्वती नदी की धारा बहती थी और यह नदी आदि बद्री से शुरू होकर बिलासपुर व मुस्तफाबाद से होकर गुजरती थी। फिर से बताती हूँ कब निकला था पानी। 4 मई 2015 को मुगला वाले गांव में खुदाई के दौरान, मुगला वाले गांव यमुनानगर का ही गांव है, वहाँ खुदाई चल रही थी, काम चल रहा था, ज़मीन के नीचे से वहाँ पर पानी निकला। जब पानी की जांच करवाई गई भूवैज्ञानिकों के द्वारा तो उन्होंने उस पानी को हिमालय क्षेत्र का बताया और ये भी कहा कि लगभग 50 साल पहले तक इस नीचे के क्षेत्र में यहाँ से सरस्वती नदी का पानी बहता था, वहाँ सरस्वती नदी की धारा थी और यह नदी आदि बद्री से शुरू होकर बिलासपुर व मुस्तफाबाद से होकर गुजरती थी। उसी पानी को ऊपर लाने के लिए जो दर्शन लाल जैन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों की वजह से आज यमुनानगर में सरस्वती नदी की धारा बनाई गई है। जो आई है ऊपर धरती के आई है वो उन्हीं के प्रयासों से है और दर्शन लाल जैन को उन्हीं के इसी सामाजिक कार्य के पुरस्कार के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स साथ के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है, दर्शन लाल जैन का अभी फ़िलहाल 2021 में ही डेथ हो गई, मृत्यु हो गई और उनकी डेथ हुई है 8 फरवरी 2021 को। आपसे पूछा जा सकता है कौन से सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जीता था, जिनका अभी फ़िलहाल निधन हुआ है, वो कौन थे। दर्शन लाल जैन थे जिनकी 8 फरवरी 2021 को मृत्यु हो गई थी। तो दर्शन लाल जैन को किसके लिए पुरस्कार मिला? सरस्वती नदी की जो पानी की धारा धरती के नीचे से निकली थी मुगला वाले गांव में, उसको वापस उसकी खुदाई का जो कार्य शुरू करवाया था वो दर्शन लाल जैन ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे। हमसे मध्यकालीन महत्वपूर्ण ऋषि कवि पूछा है। ऑप्शन हमें दिए हैं गरीबदास, अहमद बख्श, राम किशन और ऑप्शन डी है लाला देवता राम। तो फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर जो मध्यकालीन कवि माना गया है वो माना गया है गरीबदास को। किसको माना गया है? मध्यकालीन कवि पूछा है, वो किनको माना गया है? गरीबदास को माना गया है। और संत गरीबदास से रिलेटेड एक जो उनकी बहुत ही फेमस रचना, अभी जो रिसेंटली ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी वो आई हुई थी, वो कौन सी है? वो है उनकी रचना बीजक। बहुत बार पूछा जाता है बीजक रचना कौन से कवि की है? वो बीजक रचना गरीबदास कवि की है, जो मध्यकालीन युग के हरियाणा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। और उनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? वो है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी थी? हमसे कृष्ण लीला के राइटर पूछे हैं और वो कौन से साहित्यकार थे? ऑप्शन ए दिया है हरिदास, ऑप्शन बी है सैदुल्ला,
ऑप्शन सी मिस्र गोवर्धन सारस्वत और ऑप्शन डी है दयाल दास। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन HSSC का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 2014 से लेकर 2021 तक की बात की जाए, कितने सारे एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसी के अंदर राइटर का नाम देकर पूछ लिया जाता है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी। यहाँ पर हमसे कृष्ण लीला जो रचना दी है उससे राइटर का नाम पूछा है, और कृष्ण लीला जो लिखी है वो है ऑप्शन सी मिस्र गोवर्धन सारस्वत की रचना है। कृष्ण लीला कौन से साहित्यकार ने लिखी? वो लिखी है मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर जो क्वेश्चन है, अब्बाबिल एक उर्दू साहित्य खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। अब्बाबिल, जिस बच्चे ने हरियाणा से ग्रेजुएशन की होगी उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बीए के अंदर ये तो मुझे नहीं ध्यान है कि कौन से ईयर में आता था, फर्स्ट सेकंड या फाइनल ईयर के अंदर ये, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट उसका लिटरेचर पूछा गया था। कंप्लीट हमें एक नावल पढ़ने को मिला था अब्बाबिल के ऊपर, और वो अब्बाबिल जो एक उर्दू साहित्य था हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है। उसके यहाँ पर राइटर का नाम पूछा है। ऑप्शन हमें दिए हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन बी जैमिनी सरसर, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद जावेद, और ऑप्शन डी है सुल्तान साहब। तो फ्रेंड्स, अब्बाबिल एक उर्दू साहित्य, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा का साहित्य था। अब्बाबिल एक उर्दू साहित्य था और जिसके राइटर थे ऑप्शन ए ख्वाजा अहमद अब्बास। किन्होंने लिखा अब्बाबिल? अब्बाबिल एक उर्दू साहित्य था, भाषा बहुत बार पूछी जाती है, उर्दू के अंदर लिखा गया साहित्य, और किन्होंने लिखा? ख्वाजा अहमद अब्बास। इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट उल्टा करके भी पूछा गया है। ख्वाजा अहमद अब्बास का प्रसिद्ध उर्दू साहित्य कौन सा है? तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? अब्बाबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 40 नंबर जो क्वेश्चन है, हरियाणा की गीत परंपरा खालिस्तान भाषा से प्रभावित है। गीत परंपरा पूछी है, हरियाणा के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, कौन कौन से मौके पर, एक क्वेश्चन ये भी आता है ना, कौन कौन से मौके पर हरियाणा के अंदर गीत गाए जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर हर खुशी का मौका, कई बार तो गम का मौका भी होता है, जो हमारा खेड़ा नृत्य जिसको बोलता है, जो वृद्ध की मृत्यु पर होता है, उसके अंदर भी गीत गाए जाते हैं। और खुशी के तो हर मौके पर ही गीत गाए जाते हैं, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, चाहे वो पीढ़िया परंपरा हो, या फिर आपकी शादी की परंपरा हो, हर मौके पर यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। त्योहारों पर भी गीत परंपरा है हमारी। उसका पूछा है कि वो कौन सी भाषा से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोरवी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, और ऑप्शन डी पंजाबी। तो फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है कोरवी किसका प्रारूप है? वो कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप है। और कभी भी आपने लेडीज़ को गीत गाते हुए सुना हो, क्या वो उर्दू में गीत गा रही होती हैं, या फिर वो कंप्लीट प्रॉपर हिंदी के अंदर, या फिर पंजाबी के अंदर? जो हमारी लेडीज़ हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो गीत गा रही होती हैं, वो नॉर्मल खड़ी बोली में होता है, हरियाणवी होती है। और वो खड़ी बोली का प्रारूप कौन सी है हमारी? वो है ऑप्शन ए कोरवी बोली, जो हरियाणवी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। हरियाणवी का थोड़ा सा प्राचीन प्रारूप कहा जाए वो कोरवी होती है, और कोरवी का जो सुधरा हुआ रूप होगा वो हिंदी होगी। उनके बीच का है वो खड़ी बोली होती है। खड़ी बोली का बिगड़ा हुआ रूप जो कोरवी है, और खड़ी बोली का ही सुधरा हुआ रूप हमारा हिंदी होता है। तो हरियाणा की जो गीत परंपरा है वो कोरवी बोली से प्रभावित है, और कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई खालिस्तान किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हुआ है 29 फरवरी 2020 को, और जो सर्वेक्षण पूछा है वो पूछा है 2017-18 का। जरूरी नहीं आपसे रिसेंट के ही क्वेश्चन पूछे जाएं। जो आज की आपकी करंट अफेयर है वो हरियाणा जीके के अंदर साथ के साथ इंक्लूड होती रहती है। तो जो 2017-18 का जो अनुसार हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई थी, ऑप्शन देखिए 20,440 किलोमीटर, 20,430 किलोमीटर, 21,400 किलोमीटर, या फिर 21,430 किलोमीटर। ऐसे में जिसका बाई चांस तुक्का लग जाए उसका तो पता नहीं, लेकिन अगर बच्चे ने डाटा कवर नहीं किया है तो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार हरियाणा में जिला सड़कों की जो लंबाई थी वो थी 20,430 किलोमीटर। कितनी? 20,430 किलोमीटर। अगर आपसे 1000 लाख करके याद नहीं होता है तो आंकड़ों
आंकड़ों को छोटा करना सीखिए, वो होगी 20,430 किलोमीटर। कितनी है? 20,430 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन हमें दिए हैं पानीपत, कैथल, करनाल और सोनीपत। गुरुद्वारों का नगर, गुरुद्वारों का शहर कौन सा है हमारा? वो है ऑप्शन बी कैथल। हरियाणा के कैथल शहर को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है, जिसको कपी स्थल भी कहा जाता है, हनुमान जी की नगरी भी कहा जाता है। हनुमान जी की जन्म स्थली कपी स्थल हनुमान जी का ही नाम है। गुरुद्वारों का नगर भी कहा जाता है और कैथल को ही लव कुश का नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन को बहुत बार घुमाया गया है। लव कुश का नगर पूछा जाए, गुरुद्वारों का नगर पूछा जाए, हनुमान जी की जन्म स्थली पूछी जाए, या फिर आपसे कपी स्थल पूछा जाए। और इसके साथ साथ जो कैथल से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ है? वो कैथल में ही स्थित है। जो सरकार की लापरवाही कहिए या फिर लोगों का उसके जो अनपढ़ता कहिए वो आज खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन जो हमारी शासिका थी रजिया सुल्तान, उसका भी वहाँ कैथल के अंदर ही उसकी हत्या की गई थी और कैथल में ही उसका मकबरा स्थित है। जब भी किसी ज़िले का नाम आए उसकी कंप्लीट डिटेल कीजिए। गुरुद्वारों का नगर, कपी स्थल, हनुमान जी की जन्म स्थली, या फिर लव कुश का नगर, या फिर रजिया सुल्तान का मकबरा, सारे के सारे कहाँ हैं? ये सारे के सारे कैथल नगर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एटलस चक्र उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, एटलस उद्योग पूछा है। चक्र उद्योग अर्थात साइकिल का उद्योग, यहाँ पर चक्कर साइकिल के पहिए से रिलेटेड है। जो एटलस उद्योग है हरियाणा का वो कहाँ स्थित है? हरियाणा के सभी बच्चों को पता है। ऑप्शन दिए हैं सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रोहतक। तो एटलस उद्योग हरियाणा का कहाँ स्थित है? वो कहाँ पर है? सोनीपत ज़िले में है, जो हरियाणा का एजुकेशन हब या एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है। एक हमारा एजुकेशन सिटी वो रोहतक है और एजुकेशन हब हमारा सोनीपत को बोला जाता है, और वहीं पर हमारा एटलस उद्योग स्थित है। कानपुर विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? वो सोनीपत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। पूछा है कौन सा प्रजनन केंद्र है? ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी काला हिरन, ऑप्शन सी तितर और ऑप्शन डी है लाल जंगल पक्षी। तो दोस्तों, भिवानी के अंदर जो प्रजनन केंद्र स्थित है वो है ऑप्शन ए चिंकारा प्रजनन केंद्र, भिवानी के कैरू में स्थित है। कहाँ है चिंकारा प्रजनन केंद्र? भिवानी जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, कहाँ है? भिवानी के अंदर है, वो है चिंकारा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर जो क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? देखिए कौन सी योजना है? वन संरक्षण योजना। किस लिए की गई? मिट्टी के कटाव की जांच के लिए, क्योंकि जहाँ पर जितने ज़्यादा वन होंगे मिट्टी का कटाव उतना ही ज़्यादा होगा, मिट्टी का कटाव उतना ही कम होगा, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ होती है उससे मिट्टी की कसावट बन जाती है। अगर वहाँ पर वन नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। तो ये योजना 2003 में शुरुआत की गई थी और उस योजना को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए कंडी विकास परियोजना, ऑप्शन बी हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना, ऑप्शन सी है हरियाणा की हरियाली और ऑप्शन डी है अरावली पुनर्वास परियोजना। तो जो मिट्टी के कटाव की जांच के लिए 2003 में वन संरक्षण योजना शुरू की गई थी उसका नाम रखा गया था कंडी विकास परियोजना। कौन सी है? कंडी विकास परियोजना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कंडी विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? वो 2003 में की गई। ये किससे रिलेटेड थी? वो थी मिट्टी के कटाव की जांच के लिए और वन संरक्षण योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम खालिस्तान को लागू हुआ था। फ्रेंड्स, ऑप्शन हमें दिए हैं 27 जनवरी 2003, 2 अगस्त 2004, 14 अगस्त 2003 और 1 अगस्त 2003। तो देखो सारे के सारे 2003 के ही 3 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन आपके पास 2004 का है।
तो जो लोकायुक्त अधिनियम था वो लागू हुआ था 27 जनवरी 2003 को। हरियाणा के अंदर उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। उनके कार्यकाल के अंदर लोकायुक्त अधिनियम पास किया गया था। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। और वर्तमान के जो लोकायुक्त हैं हरियाणा के, वो हैं नवल किशोर अग्रवाल। दो ही बने हैं अभी तक। एक कौन थे? प्रीतम पाल सिंह जो पहले लोकायुक्त थे, और दूसरे नंबर के कहिए या वर्तमान के जो लोकायुक्त हैं हरियाणा के, वो हैं नवल किशोर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान पर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा। फ्रेंड्स, हरियाणा उदय का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करिए, क्योंकि अब आपसे डेट वाइज पूछा जाने लगा है कि हरियाणा की जो अलग राज्य बनाने की मांग थी वो कब से शुरू हुई और किस किस के द्वारा अलग अलग टाइम पर रखी गई। हर पेपर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाता है। जो अभी हमसे पूछा वो है, राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव कब रखा? ऑप्शन दिए हैं 9 सितंबर 1932, 8 सितंबर 1931, 9 अक्टूबर 1932 और 8 अक्टूबर 1931। तो 9 सितंबर 1932 को फ्रेंड्स राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के पंजाब से अलग होने का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 9 सितंबर 1932 को। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, फजल अली आयोग का गठन वर्ष खालिस्तान में हुआ था। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? ये हरियाणा क्लैरिकल 2019 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया था, ग्राम सचिव के अंदर भी आया हुआ है और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा है। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। और आपको कंप्लीट डेट भी पता होनी चाहिए, वो हुआ था 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करने की मांग उठ रही थी। उसी मांग को पूरा करने के लिए सेंटर द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को नाम दिया गया फजल अली आयोग। और इस कमेटी के अंदर जो अदर सदस्य थे, एक तो फजल अली खुद थे, दूसरा था हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर। कौन कौन थे? एक तो खुद फजल अली जिनके नाम से आयोग का नाम है, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर। 22 दिसंबर 1953 को कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यह भी पूछा जाता है रिपोर्ट कब दी? 1953 के अंदर 22 दिसंबर 1953 में कमेटी गठित हुई। 3 सदस्य थे, फजल अली खुद, उसके बाद हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, और इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कौन से बनाए गए थे? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक बार फिर से देखिए, फजल अली आयोग का गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को। 3 सदस्य थे, एक तो खुद फजल अली थे, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर। इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में केंद्र सरकार के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 49 नंबर जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस त्यौहार को श्रावण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है? यह क्वेश्चन तो हरियाणा के हर बच्चे को आता ही होगा। सावन के तीसरे दिन कौन सा त्यौहार आता है सावन के महीने में? ऑप्शन है गीता जयंती, ऑप्शन बी तीज, ऑप्शन सी गुगा नवमी और ऑप्शन डी है दिवाली। तो फ्रेंड्स, सावन के तीसरे दिन जो हरियाणा के अंदर त्यौहार मनाया जाने वाला है वो है तीज का त्यौहार। सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर उस वक्त
बेटियों को उपहार स्वरूप कोथड़ी या संधारा भी दिया जाता है। सभी को पता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के किस त्यौहार पर बेटियों को उपहार स्वरूप कोथड़ी या फिर संधारा लिखा जाता है, वो दिया जाता है, वो भी तीज के त्यौहार पर ही दिया जाता है। और ये तीज का त्यौहार सावन महीने के या सावन महीना जिसको बोलो आप हरियाणवी में, उसके तीसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है कंग, कोटी, आंगी या फिर गुमटी। देखो महिलाओं के कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल आप ध्यान से पढ़ना। वैसे तो हमने सुना था कि कंद का दामन होता है जो लाल रंग का होता है, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ प्रिंट में गलत है या फिर हो सकता है ओढ़ने को भी कहते हों। हरियाणा की जो महिलाओं के द्वारा जीता गया है गहरे लाल रंग का ओढ़ना है वो कंद है। कौन सा होता है वो? कंद होता है, ऑप्शन ए। हमने तो यही सुना था कि कंद का दामन लाल, लेकिन ये तो ओढ़ना भी होता है और वो गहरे लाल रंग का ही होता है। और सबसे मेन ये हरियाणा की महिलाओं के द्वारा जीता गया है गहरे लाल रंग का होता है, वो कौन सा होता है? ओढ़ना कंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है। फ्रेंड्स, हरियाणा में पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाली पगड़ी है उसका यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिर्जई, ऑप्शन बी कमरी, ऑप्शन सी मुरेठा और ऑप्शन डी दोहर होती है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी टोपी है जो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वैसे तो यहाँ पर पगड़ी बोली जाती है, खंडवा बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुरेठा। मुरेठा भी एक प्रकार की टोपी है जो हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। कौन सी है वो? मुरेठा है, वो एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड के सामने, कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं। मदरबोर्ड के सामने एक खालिस्तान स्लॉट होता है जिसके उपयोग से वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य विस्तार कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। बहुत बार आया है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंप्यूटर का। तो जो मदरबोर्ड से साउंड कार्ड या फिर अन्य विस्तार कार्ड या वीडियो कार्ड को जोड़ने वाला होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, परिधीय कार्ड, मेमोरी स्लॉट, नेटवर्क केबल या फिर रिबन केबल। जो अन्य उपकरणों को मदरबोर्ड से जोड़ता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? वो होता है ऑप्शन ए परिधीय कार्ड या फिर पेरिफेरल कार्ड जिसको बोल सकते हो। पेरिफेरल कार्ड या परिधीय कार्ड वो होता है जो मदरबोर्ड को अन्य उपकरणों के साथ, चाहे वो वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है या फिर अन्य विस्तार कार्ड है, उनसे जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर जिसकी डेफिनेशन सबसे अधिक होती है वह कौन सा होता है? सबसे हाईएस्ट डेफिनेशन का मॉनिटर पूछा है और ऑप्शन हमें दिए हैं DLP, LED, LCD या फिर TFT। तो जो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई डेफिनेशन का मॉनिटर होता है वो होता है DLP, डिजिटल लाइट। जो प्रिंटर होता है, मॉनिटर जो है, सॉरी डिजिटल लाइट मॉनिटर, वो है DLP, ऑप्शन ए। मॉनिटर जिसकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा होती है वो है ऑप्शन ए DLP। और जो हमारी DLP की फुल फॉर्म होगी वो होगी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। कौन सा मॉनिटर है जिसकी सबसे हाईएस्ट डेफिनेशन होती है? वो है DLP, और DLP की हमारी फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RCPT टू कमांड का उद्देश्य खालिस्तान होता है। तो RCPT टू कमांड का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है SMTP वार्तालाप आरंभ करता है, ऑप्शन बी प्रेषक के पते को इंगित करता है, ऑप्शन सी मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करता है और ऑप्शन डी है सर्वर बाइट्स में संलग्न संदेश को आकार को जानता है, अर्थात जो आपने मैसेज भेजा है उसका जो साइज है वो क्या है। तो RCPT टू कमांड जो होती है वो करती है मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान। वो आइडेंटिफाई द रेसिपिएंट ऑफ मेल करती है, वो कौन सी करती है? वो होती है RCPT टू कमांड। क्या करती है वो?
RCPT2 कमांड मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करती है, अर्थात आपने कहीं पर जो मेल भेजी है उसको रिसीव करने वाला कौन होगा, वो कौन बताता है, वो आपको बताता है RCPT2 कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान उस प्रणाली जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन दिया है इंटरनेट, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी है इंटरकनेक्शन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो HSSC ने आंसर माना है वो है इंट्रानेट, बल्कि इंट्रानेट जो होता है वो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे किसी ऑफिस का वाईफाई होता है, वो सिर्फ वहीं तक चल पाता है और वो एक पासवर्ड से सिक्योर होता है, वो यहाँ पर इन्होंने आंसर माना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, नेटवर्क वो प्रणाली होती है जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंट्रानेट तो देखो एक प्राइवेट ऑफिस से रिलेटेड होता है, ये किसी का प्राइवेट नेटवर्क होता है, पासवर्ड सिक्योर होता है, जिसको चाहो वहीं तक आप यूज कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क इसके क्वेश्चन के दोनों ही हो सकते हैं। HSSC ने माना है इसका ऑप्शन बी इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, आदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम है, या फिर इंग्लिश में देखिए, हिंदी में समझ ना आता हो, द टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पूछा है कि जो आपके आदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया है उसके अंदर जो सबसे कम समय लगाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन बी बैच, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग और ऑप्शन डी है रियल टाइम। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन डी रियल टाइम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए जो लगने वाला समय है वो बहुत ही कम होता है। वो कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है ऑप्शन डी रियल टाइम। क्वेश्चन नंबर 57 है, लेजर प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर का पूछा है प्रकार कौन सा होता है, लाइन होता है, पृष्ठ होता है, बैंड होता है या फिर डॉट होता है। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लेजर प्रिंटर जो होता है वो पेज प्रिंटर या फिर जिसको पृष्ठ प्रिंटर बोल सकते हो उससे संबंधित है। लेजर प्रिंटर कौन से संबंधित है, या तो पृष्ठ प्रिंटर बोलिए उसको या फिर आप पेज प्रिंटर भी बोल सकते हो। पेज प्रिंटर या फिर पृष्ठ प्रिंटर से संबंधित होता है आपका लेजर प्रिंटर। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान कमांड का उपयोग प्राप्त सर्वर द्वारा यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि दिया गया उपयोगकर्ता का नाम वैध है या नहीं है। तो जो कमांड का उपयोग प्राप्त सर्वर द्वारा यह सत्यापित होता है कि ये जो उपयोग करता है वो वैध है या फिर नहीं है। ऑप्शन हमें दिए हैं वेरीफाई करना, डाटा करना या फिर साइज या फिर EXPN। तो फ्रेंड्स, सभी को बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिससे आप वेरीफाई करते हो कि जो आपका उपयोग कर रहा है सर्वर का वो लीगल है या कि अनलीगल है। वो क्या होता है, वेरीफाई करना ही उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए वेरीफाई कमांड का उपयोग करके ही सर्वर द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि उपयोगकर्ता वैध है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फंक्शन की जिसका उपयोग हाईलाइट किए गए आइकॉन फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो रीनेम करने के लिए कौन सा जो फंक्शन की है उसका यूज किया जाता है, सभी को पता ही होगा, F1, F2, F7 या फिर F9। तो फ्रेंड्स, जो F9 की होती है आपकी उसका उपयोग कोई भी फोल्डर या फाइल का जो रीनेम करने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, F7 जो आपकी की होती है वो आपके फाइल या फोल्डर या फिर जो भी हाईलाइट किया गया आइकॉन है उसको रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी की जाती है, F7 की, जो रीनेम करने के लिए, नाम बदलने के लिए फोल्डर का जो यूज की जाती है वो की होती है F7। तो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन यहीं तक हैं। बीच में हम जो कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं जब हमारी लाइव क्लास होगी तब करेंगे। आइए इससे आगे करते हैं साइंस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर जो क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर की प्रवाह संवेदनशीलता को खालिस्तान द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है घुमाव की संख्या घटाना, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरणा बढ़ाना,
ऑप्शन सी कुंडली का क्षेत्रफल घटाना और ऑप्शन डी है प्रति यूनिट ट्विस्ट बढ़ाना। तो गैल्वेनोमीटर की जो प्रवाह संवेदनशीलता है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, वो है ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरणा बढ़ाकर। आप चुंबकीय प्रेरणा बढ़ाकर गैल्वेनोमीटर की प्रवाह संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकते हो। क्या करके? चुंबकीय प्रेरणा बढ़ा के, ऑप्शन बी है जो आपका गैल्वेनोमीटर की प्रवाह संवेदनशीलता को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा हानि नहीं है? ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी एडी का प्रवाह लॉस और ऑप्शन डी है प्राथमिक लॉस। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर में से एक ऊर्जा हानि नहीं होता है वो है ऑप्शन डी प्राइमरी लॉस या फिर प्राथमिक लॉस। जो प्राइमरी लॉस या प्राथमिक लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर में से एक ऊर्जा हानि नहीं होता है। हिस्टैरिसीस लॉस भी है, कॉपर लॉस भी है और एडी का प्रवाह लॉस भी है, लेकिन जो प्राइमरी लॉस और प्राथमिक लॉस है वो ट्रांसफार्मर की एक ऊर्जा हानि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयन परमाणु या इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करने में सक्षम अणु को खालिस्तान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हमें दिए हैं चिलेट्स, लिगेंड, जटिल आयन और केंद्रीय धातु परमाणु। तो जो आयन परमाणु या इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करने में जो सक्षम अणु होता है वो होता है ऑप्शन बी लिगेंड। लिगेंड जो होता है वो आयन परमाणु या इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करने में सक्षम अणु होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन बी जो लिगेंड होता है वो आयन परमाणु या इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करने में सक्षम अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान परमाणुओं में शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध है, जिसमें बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रॉनिक संबंध होता है, वो पूछा है परमाणु। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कार्बन। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम के जो परमाणु होते हैं उनमें शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध होता है। किसमें होता है शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध या जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी? आपसे पूछा जाए कौन सा एटम है, वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटम है जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। और मैग्नीशियम जो होता है उसके अंदर एस सेल कंप्लीट होती हैं, बाकी जो फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन होता है उसके अंदर पी सेल होती हैं और वो भी आधी अधूरी ही होती हैं, जबकि मैग्नीशियम के अंदर एस सेल कंप्लीट होती हैं और इसी वजह से वहाँ पर जो एटम, जो परमाणु होता है उसमें शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा WBC के प्रसार को उत्तेजित करता है जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भाग लेता है? मीन्स आपसे पूछा है फ्रेंड्स, वाइट ब्लड सेल WBC क्या होती हैं? ब्लड के अंदर दो तरह की सेल होती हैं, एक प्लेटलेट्स होती हैं, एक वाइट ब्लड सेल और एक रेड ब्लड सेल्स। और उसके अंदर से जो वाइट ब्लड सेल्स के प्रसार को उत्तेजित करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, अर्थात सिक्योरिटी प्रदान करता है, वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है इंटरल्यूकिन, ऑप्शन बी इंटरफेरन, ऑप्शन सी कीनोनेटिन और ऑप्शन डी है जिटिन। तो फ्रेंड्स, जो इंटरल्यूकिन होता है वो WBC या वाइट ब्लड सेल के प्रसार को उत्तेजित करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भाग लेता है। कौन सा होता है? वो इंटरल्यूकिन होता है जो WBC के या वाइट ब्लड सेल के प्रसार को इंक्रीज करता है या उत्तेजित करता है और एक जो सिक्योरिटी होती है, प्रतिरक्षा होती है, उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भाग लेता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, वो है इनमें से कौन सा एक जीवाणु रोग है जो पौधों से प्रभावित होता है? एक होते हैं विषाणु रोग और एक होते हैं जीवाणु रोग। आप इसकी वीडियो कंप्लीट देखिए जरूर। जीवाणु रोग जो होता है पौधों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए पीड़ायुक्त पित्त, ऑप्शन सी मोजैक, ऑप्शन सी मैल और ऑप्शन डी है छाला। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है पीड़ायुक्त पित्त एक जीवाणु रोग है और ये पौधों को प्रभावित करता है। कौन सा होता है?
क्राउन गाल या फिर पीड़ा युक्त पित्त। दोनों आपको बहुत बार इंग्लिश में भी लिख कर दे दिया जाता है। क्राउन गाल यूं का यूं भी लिखा जा सकता है। तो या तो क्राउन गाल लिखा हो या पीड़ा युक्त पित्त लिखा हो, वो एक जीवाणु रोग होता है और जो पौधों को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने 90 के 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 3 पोर्शन के अंदर हमारा ये पेपर कंप्लीट हुआ है। अगर आपने पहले के पोर्शन ना देखे हों तो जाइए और ज़रूर देखिए। ये हमारा 8th नंबर का पेपर था। इससे पहले हम 7 पेपर कर चुके हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपके सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।